जीव विज्ञान की आज की कक्षा का जो हमारा शीर्षक है वह है आरएनए। आरएनए से हमारा तात्पर्य है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए भी डीएनए की भांति एक न्यूक्लिक अम्ल है, किंतु आरएनए केंद्रक के अलावा राइबोसोम में पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित रह सकता है। आरएनए की जो संरचना होती है वह भी लगभग डीएनए के समान ही होती है। इसको हम बोर्ड में अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। यदि हम आरएनए के स्ट्रक्चर को देखें तो इसको हम एक चार्ट विधि से कर सकते हैं। जैसे आरएनए का जो अणु होता है उसके मुख्य 3 भाग होते हैं। इसको हम इस प्रकार से 3 भागों में बांट सकते हैं। और मैं हमेशा कहता आया हूं कि किसी भी विषय को पढ़ना है तो आपको कम पढ़कर ज्यादा समझने के लिए चार्ट की सहायता जरूर लेनी चाहिए। आरएनए अणु के डीएनए के समान ही 3 भाग होते हैं। पहला भाग नाइट्रोजीनस बेस, जिसको हम नाइट्रोजनी क्षार कहते हैं। दूसरा भाग यहां पर होता है पेंटोस सुगर। पेंटोस से हमारा मतलब है 5, यानी कि ऐसी शर्करा जिसमें कार्बन के 5 अणु होते हैं। और तीसरा भाग जो हमारे पास होता है वह होता है फॉस्फेट ग्रुप। इस प्रकार आरएनए अणु का जो संरचना होती है वह 3 भागों से मिलकर बनी होती है। अब हम यहीं पर इसे डीएनए से डिफरेंस भी दिखा देते हैं। यदि ये डीएनए होता तो ये जो पेंटोस शुगर है यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती। अब चूंकि आरएनए है तो यहाँ पर हमको ये राइबोस शुगर होगी। तो इन दोनों चार्टों में यदि हम देखें तो डीएनए में यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, जबकि आरएनए में यह राइबोस शुगर होगी। पर दोनों में ही पेंटोस शुगर यानी कि ऐसी शर्करा होगी जिसमें कार्बन के 5 अणु उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो 2 प्रकार के हो जाते हैं। पहला जो बेस होता है उसे हम प्यूरीन कहते हैं और दूसरे प्रकार के बेस को हम पिरिमिडीन कहते हैं। ये प्यूरीन और पिरिमिडीन फिर से 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। जो प्यूरीन होता है उसका एक भाग हो जाता है एडिनिन, यानी कि ये 2 प्रकार का होता है। एडिनिन को हम ए से डिनोट कर सकते हैं और जो इसका दूसरा भाग होता है वह कहलाता है ग्वानिन, इसको हम जी से करते हैं डिनोट। तो जो प्यूरीन बेस हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन। वहीं जो पिरिमिडीन बेस होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला यूरेसिल, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, और दूसरा साइटोसिन, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। अब यदि हम इसको डीएनए से डिफरेंस देखें तो डीएनए के अणु में ये जो हमने आरएनए में यूरेसिल लिखा है तो डीएनए के अणु में हमको यहाँ पर टी यानी कि थाइमिन लिखना होगा। तो यह डीएनए और आरएनए का मुख्य अंतर है कि इसमें पिरिमिडीन क्षारक जो होता है आरएनए में यूरेसिल होता है, जबकि डीएनए में जो क्षारक होता है वह थाइमिन होता है। और हमें हमेशा यह चीज याद रखनी चाहिए, ये बेस जब आपस में जुड़ते हैं तो इनके जुड़ने का भी एक नियम है। एक प्यूरीन एक पिरिमिडीन से जुड़ेगा और हमेशा याद रखें जो एडिनिन होता है वह हमेशा यूरेसिल के साथ अपना जोड़ा बनाता है और ग्वानिन जो होता है हमेशा साइटोसिन के साथ अपना जोड़ा बनाता है। इसी प्रकार डीएनए में एडिनिन थाइमिन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। अब हम थोड़ा इसमें और आगे चलते हैं। जो आरएनए का अणु है इसमें हम देखते हैं ये जो नाइट्रोजिनस बेस है और जो पेंटोस शुगर है, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, अब नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। अब हमें ये याद रखना चाहिए कि यहाँ पेंटोस शुगर कौन सी है, राइबोस शुगर है, इसलिए हम यहाँ न्यूक्लियोसाइड को राइबोसाइड भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि आरएनए के अणु में जो आरएनए के अणु का निर्माण होता है
उसमें जो 3 भाग होते हैं ये क्रमशः अलग अलग प्रकार से जुड़ते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर जो कि राइबोस शुगर है के साथ मिलते हैं, जिससे जो संरचना बनती है उसको राइबोसाइड कहा जाता है। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है, नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के हो गए, टोटल 4 प्रकार के हो गए, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। तो जो पेंटोस शुगर होगी वह चारों के साथ मिलेगी। जब चारों के साथ मिलेगी तो 4 प्रकार के राइबोसाइड हमको प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार आरएनए के अणु में हमको 4 प्रकार के राइबोसाइड अणु प्राप्त होते हैं, जो कि 4 नाइट्रोजन बेस के पेंटोस शुगर से मिलने से प्राप्त होते हैं। अब ये जो हमको राइबोसाइड प्राप्त हो गए हैं 4 प्रकार के, ये राइबोसाइड अब तीसरा भाग यानी कि फॉस्फेट ग्रुप, इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ मिल जाएंगे। और जब राइबोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप आपस में मिलता है तो इसको हम कहते हैं राइबोटाइड्स। अब राइबोसाइड 4 प्रकार के हैं तो हमको राइबोटाइड्स भी कितने प्रकार के प्राप्त होंगे, 4 प्रकार के प्राप्त होंगे। तो ये 4 प्रकार के राइबोटाइड जो होते हैं ये विभिन्न क्रम में लगकर पॉलीराइबोटाइड, यानी कि पॉलीराइबोटाइड से मतलब बहुत सारे राइबोटाइड अणुओं का आपस में मिल जाना, और वो पॉलीराइबोटाइड जो मिलते हैं आपस में उससे आरएनए के अणु का निर्माण होता है। तो आरएनए का अणु असल में क्या है, बहुत सारे राइबोटाइड्स के आपस में मिलने से बनता है। ये राइबोटाइड जो होते हैं विभिन्न क्रम में लगे होते हैं, जिससे आरएनए एक प्रकार की क्या है, आनुवांशिक शब्दावली बनकर तैयार हो जाता है। आरएनए का जो अणु होता है उसका निर्माण डीएनए के अणु पर होता है। तो सबसे पहले जो डीएनए का अणु होता है उसमें जब आरएनए के अणु का निर्माण होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा डीएनए के अणु में आरएनए के अणु का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, जो डीएनए का अणु होता है वह खुलना प्रारंभ होता है। इसको हमने अपने पहले की कक्षा में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में कुछ हद तक हमने इसको समझा रखा है। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जब डीएनए का अणु खुलना शुरू होता है तो जो डीएनए के अणु के 2 स्टेप होते हैं उनमें से एक स्ट्रैंड में, किसी एक स्ट्रैंड में जब ये डीएनए का अणु खुलता है तो इनके बीच के क्या होते हैं, जो इनके बीच के नाइट्रोजनी बेस होते हैं वो कट जाते हैं। तो डीएनए के किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड में आरएनए के अणु का निर्माण होता है। चूंकि डीएनए के अणु में भी 4 प्रकार के बेस होते हैं, एटी, जीसी, और यहाँ जो आरएनए होता है उसमें एयू, जीसी होता है। तो डीएनए के जिस स्ट्रैंड में आरएनए के अणुओं का निर्माण होता है तो जो जो बेस डीएनए के अणु के खाली हैं उसमें सेम वही वाले राइबोटाइड आकर जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अर्थात जिस डीएनए के बेस में ए खाली है तो ए के साथ ऑटोमेटिक यू आकर इसमें जुड़ना शुरू हो जाएगा, और जहां पर ग्वानिन होगा वहां पर यहाँ पर साइटोसिन आकर जुड़ना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार डीएनए के स्ट्रैंड में आरएनए के स्ट्रैंड का निर्माण होना शुरू हो जाता है, पर जो उसका आनुवांशिक गुण होता है वह पेरेंटल श्रृंखला के समान ही होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन बेस की कमी रह गई थी वही नाइट्रोजन बेस आके उसमें जुड़ेगा, इसलिए इसके आनुवांशिक गुण चेंज नहीं होते हैं। तो इस प्रकार ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस द्वारा डीएनए के अणु में आरएनए के अणु का निर्माण होता है। पर कुछ आरएनए के अणु जो होते हैं जो कि सिंगल स्ट्रैंड वाले होते हैं वो आपस में लिपट कर भी इस प्रकार से आरएनए का डबल स्ट्रैंड का निर्माण कर सकते हैं। अब डीएनए एक मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है, मीन्स डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, पर आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। क्यों? जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है। तो डीएनए के जो आनुवांशिक गुण होते हैं उनको ले जाने का कार्य कौन करता है, आरएनए करता है। इसलिए आरएनए को जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ न कहकर
आनुवांशिक पदार्थों का वाहक कहा जाता है। सो आरएनए परफॉर्म्स एज अ कैरियर फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसलिए आरएनए क्या है? एक प्रकार का आनुवांशिक वाहक है। अब हम आरएनए के प्रकार में चलते हैं। जैसे कि हमको पता है डीएनए तो सिर्फ केंद्रक में पाया जाता है, बल्कि आरएनए क्या होता है? कई जगह पाया जाता है, राइबोसोम से पाया जाता है, रेटिकुलम में पाया जाता है। अब आरएनए जो होता है वह 3 प्रकार का आरएनए हमको यहाँ पर पता है। यदि हम यहाँ पर इसके 3 प्रकार के भाग कर लें तो सबसे पहले यदि हम आरएनए देखें तो आरएनए के जो 3 भाग होते हैं, पहले भाग को हम कहते हैं एमआरएनए, दूसरे भाग को हम कहते हैं टीआरएनए और तीसरे भाग को हम कहते हैं आरएनए। तो एमआरएनए से मतलब है एम फॉर मैसेज, यानी कि मैसेंजर। इस आरएनए को संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। तो शरीर में सबसे कम परसेंटेज इसी आरएनए का होता है। टीआरएनए का मतलब है ट्रांसफर आरएनए, मीन्स स्थानांतरण आरएनए। यह क्या करता है? सूचनाओं को ट्रांसफर करता है। इस एमआरएनए से ज्यादा परसेंटेज इसका होता है। और सबसे लास्ट हम देखा आरएनए। आर मीन्स राइबोसोमल, यानी कि ये राइबोसोमल आरएनए होता है और शरीर में सबसे ज्यादा परसेंटेज जो होता है वह आरएनए का होता है। अब हम इन तीनों को क्रमशः समझते हैं क्या है। सबसे पहले हम एमआरएनए के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि नाम से पता है मैसेंजर आरएनए मीन्स यह क्या करता है? डीएनए के अंदर जितनी भी आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं उनको यह ट्रांसफर करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है, क्योंकि ये एज ए कैरियर की तरह काम करता है, मैसेंजर की तरह काम करता है। तो सूचनाओं को ले जाने के लिए इसके पास क्या होते हैं? जेनेटिक कोडॉन होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, जेनेटिक कोडॉन। तो जो आरएनए का अणु होता है, मैसेंजर आरएनए का अणु जो होता है, उसके पास क्या होते हैं? जो बहुत सारे नाइट्रोजन बेस होते हैं, इसमें इनका क्या होता है? जेनेटिक कोडॉन के रूप में गुणों को ले जाता है। कोडॉन से हमारा मतलब है कि मैसेंजर आरएनए के अंदर उपस्थित जो 3 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, इनके ग्रुप को हम कोडॉन कहते हैं। अर्थात ये जो 3 नाइट्रोजन क्षारकों जो एक समूह है, ये किसी एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करते हैं, इसलिए इनको हम जेनेटिक कोडॉन कहते हैं। तो मैसेंजर आरएनए का काम क्या है? डीएनए के अंदर जितनी भी आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, यह इनको अपने जेनेटिक कोडॉन के द्वारा एक जगह से मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। शरीर में यह एमआरएनए सबसे कम पाया जाता है। कुल आरएनए का यह लगभग 5% ही उपस्थित होता है। अब हम दूसरे आरएनए की बात कर लेते हैं। इसका नाम है ट्रांसफर आरएनए, मीन्स स्थानांतरण आरएनए। यह क्या करता है कि जो एमआरएनए होता है वो जिस आनुवांशिक सूचना को कोडॉन के रूप में ले जाता है, यह टीआरएनए कोशिका द्रव्य में जो अमीनो अम्ल होते हैं उनको उस कोड के हिसाब से इस एमआरएनए के साथ जोड़ता रहता है। जैसे कि जो कोड एमआरएनए पे होते हैं उसका एंटी कोडॉन किसके पास होता है? टीआरएनए के पास होता है। तो जो सूचना एमआरएनए लेके आता है उस सूचना के हिसाब से जो अमीनो अम्ल उसको डिफाइन कर रहा है, यह टीआरएनए उसको वहां पर जोड़ देता है। अर्थात इस टीआरएनए का मुख्य कार्य है कोशिका द्रव्य से उस अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाना। किस अमीनो अम्ल को? जिसका कोड एमआरएनए के द्वारा यहां पर दिया गया है। अब कुल अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20। इन 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को ले जाने के लिए लगभग 60 प्रकार के टीआरएनए कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। तो जैसा कोडॉन एमआरएनए से हमको प्राप्त होता है, उसको डिकोड करके यह टीआरएनए उसी अमीनो अम्लों को ले जाकर राइबोसोम को दे देता है। जो टीआरएनए होता है यह कुल आरएनए का लगभग 15% भाग होता है। अब हम चलते हैं तीसरे आरएनए में, जिसका नाम है आरआरएनए, जिसके नाम से पता राइबोसोमल आरएनए। आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है
वह राइबोसोम का निर्माण होता है। और राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो सूचना है एमआरएनए के द्वारा आई, उस सूचना के अनुसार जो अमीनो अम्ल था वह कोशिका द्रव्य से टीआरएनए के द्वारा राइबोसोम को दे दिया गया, और ये आरआरएनए उसी के आधार पर राइबोसोम का निर्माण करता है। तो जो आरआरएनए का मुख्य कार्य है वह राइबोसोम का निर्माण है, और जिसके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और शरीर में सबसे ज्यादा कुल आरएनए का देखा जाए तो यह 75 से 80% भाग होता है। अगर इन तीनों को हम जोड़ दें, एमआरएनए डीएनए के द्वारा लाई गई आनुवांशिक सूचनाओं को कोडोन के रूप में टीआरएनए के पास लाता है। टीआरएनए कोशिका द्रव्य में उपस्थित अमीनो अम्लों को कोडोन के अनुसार ही उठाकर कोशिका द्रव्य से राइबोसोम पे भेजते हैं, और आरएनए उसी के आधार पर राइबोसोम का निर्माण करता है, जिससे प्रोटीन का संश्लेषण होता है और वही कैरेक्टर निकलकर आते हैं। तो इस प्रकार हमने आज देखा आरएनए के अणु का निर्माण। आपको हमारी कक्षा कैसी लगी यह हमें आप जरूर बताइएगा। अगली कक्षा में अगले शीर्षक के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।